नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम आर्यन मिश्रा है और जुर्म के वर्चस्व के इस सीरीज में आज हम एक ऐसी कहानी की बात करेंगे जिसे सुनकर आप भी चौंक जाएंगे कि कोई ऐसा व्यक्ति भी हो सकता है जिसे सिर्फ लोगों को मारने के बाद उसकी चीखें सुनने में इतनी मजा आता था कि वो सिर्फ और सिर्फ चीखें सुनने के लिए लगभग 70 लोगों को मौत के घाट उतार देता है। क्या आप सोच सकते हैं कि दुनिया में ऐसे ऐसे साइको किलर हैं जो हमारी सोच से भी कहीं परे हैं। तो देर ना करते हुए आज की इस कहानी को हम शुरू करते हैं। ये कहानी शुरू होती है 1977 में राजस्थान से। एक दिन एक सुनसान इलाके में एक सड़क किनारे एक लाश मिलती है और लाश की गर्दन पर चोट होता है और कनपटी पर भी एक चोट होता है और गर्दन टूटी हुई होती है। पुलिस को लगता है कि किसी से रंजिश रही होगी, उसने मारा होगा और ये मर गया। अब ये मामला पुलिस जांच में चला जाता है लेकिन कोई ध्यान नहीं देता इस बात पर। फिर कुछ दिनों बाद एक और घटना घटती है, उसकी भी गर्दन टूटी रहती है और उसके भी कनपटी पे चोट लगी रहती है। अब चूंकि ये पहली घटना जो थी ये किसी और थाना क्षेत्र में होती है और दूसरी घटना किसी और थाना क्षेत्र में होती है, तो इन दोनों चूंकि उस समय 1978 का समय था, बहुत ज़्यादा टेक्नोलॉजी थी नहीं, तो दोनों घटना कहीं मैच नहीं हुई, किसी को पता नहीं चल पाया। फिर मामला आगे बढ़ता है, फिर तीसरी घटना होती है, वो भी किसी और थाना क्षेत्र में होती है। अब ऐसे करते करते इन घटनाओं का सिलसिला धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते तकरीबन 10 के आसपास पहुंच गया। अब 10 लोगों की जानें जा चुकी होती हैं। उन 10 लोगों को भी इसी प्रकार से मारा गया होता है, लेकिन कोई पता नहीं लगा पाता कि भाई उनकी मौत कैसे हुई और किसने मारा। और ये बात पता नहीं चल पाती है कि किसने मारा और कौन मारा। और ये सिलसिला अब धीरे धीरे जयपुर शहर को छोड़कर गांव की तरफ बढ़ता है। अब गांव में भी ऐसे ही सुनसान रास्ते पर फिर एक आदमी मरा हुआ मिलता है। पुलिस को बात समझ में आती नहीं कि चल क्या रहा है। फिर धीरे धीरे बात फैलती है और एक दूसरे को पता चलती है। फिर पता चलता है कि ऐसी घटना उस दूसरे थाना क्षेत्र में हुई। वो उस थाना क्षेत्र से दूसरे थाना क्षेत्र में पता की जाती है तो वहाँ भी पता चलता है कि ऐसी घटना वहाँ पर भी हुई थी। अब पुलिस मामले को थोड़ा गंभीरता से लेती है और समझने की कोशिश करती है कि आखिर ये क्या हो रहा है, कैसे लोगों की गर्दन टूट जाती है और उसके कनपटी के पास चोट भी रहता है। बात समझ में पुलिस की आती नहीं है। फिर यही मामला एक बार और होता है और अब तक मरने वालों की संख्या 20 से पार हो चुकी होती है। अब जो है एक बार ये मामला अखबार में छपता है, क्योंकि उस समय इन सब मामलों को अखबार बहुत ज़्यादा तवज्जो नहीं देता था और छोटा सा एक खबर छपी रहती है। उसी दौरान पुलिस के आला अधिकारियों की बैठक होती है जिसमें उसी दिन सुबह जो है एक बड़े अफसर ने इस मामले को पढ़ा था। अब उसके दिमाग में ये बात घूम रही थी कि आखिर क्या है, क्योंकि उसमें आखिरी लाइन जो लिखी थी वो ये लिखी हुई थी कि ऐसे मामलों का सिलसिला लगातार जारी है। पुलिस को लगता है करिए ये तो चैलेंजिंग है, भाई ऐसा कौन है व्यक्ति है जो बार बार किसी न किसी को मार दे रहा है। अब वो अधिकारी जब बैठक लेता है तमाम अपने ऑफिसरों के साथ, तो उनको बनाकर जांच के आदेश देता है और कहता है कि मुझे किसी भी कीमत पर ये कातिल चाहिए। लेकिन अब पता कैसे चले कि ये कातिल कौन है, और क्योंकि कभी एक थाना क्षेत्र में एक लाश मिलती नहीं है, अलग अलग थाना क्षेत्रों में अलग अलग लाशें मिलती हैं, तो मामला भी थोड़ा पेचीदा था कि कैसे खोजा जाए इसे। लेकिन अब पुलिस का काम ही है कि अगर जुर्म हो रहा है तो उसका पर्दाफाश करना। पुलिस भी अपने जोरों शोरों से लग जाती है और इस मामले को बड़े अक्षरों में पेपर में छपवाया जाता है और पूरे डिटेल के साथ छपवाया जाता है कि इन थानों में इतने इतने लोगों की मृत्यु हो चुकी है और सब में एक ही बात सेम है कि उनका गर्दन टूटा हुआ है। अब ये मामला और बढ़ता चला जाता है, पेपर में छप जाता है, सारे थाने सारे चौकी सब लोग अलर्ट मोड में रहते हैं और उसी की ये खोज करते हैं। एक दिन का वाकया क्या होता है, जैसे ही उस सीरियल किलर ने एक व्यक्ति को मारा वैसे ही वो नीचे झुक गया और उसकी गर्दन बच गई, टूटी नहीं। अब वो भाग निकला
और भागते भागते वो थोड़ा दूर तक गया और पीछे घूम कर देखा तो कोई व्यक्ति कंबल लपेटे हुए उसे दौड़ा रहा था। अब चूंकि मरता क्या ना करता, वो जान बचा के भगा जोर से वहां से और निकल गया, वो बच निकला। फिर ऐसा ही 4-5 मर्डर और हुए, फिर उसमें भी एक व्यक्ति का किस्मत अच्छा था, वो भी बच गया। अब ऐसे करते करते बचने वालों की संख्या जो है, कत्ल की संख्या इधर 40 के आसपास पहुंच चुकी थी और बचने वालों की संख्या 4-5 हो गई। इन सारे वाक्यों में जितनी लाशें मिली हैं, जब उनकी कड़ी से कड़ी जोड़ी गई तो ये पता चला कि जितने भी लोग मरने वाले हैं सबकी लाशें ज्यादातर सुनसान सड़कों पर ही मिलती है। पुलिस को ये भी बात बड़ा आश्चर्य लगी कि जो कोई भी मार रहा है इन लोगों को, वो सुनसान सड़क को चुनता है जहां कोई आता जाता ना हो और उसी को वो टारगेट करके मारता है। अब एक पैटर्न तो मिलते ही जा रहा था, जो कि लाशों की संख्या 40 हो चुकी थी। अब पुलिस क्या करती है, जो 4-5 लोग उसके हमले में बच जाते हैं उन्हें बुलाती है। और उन्हें बुलाने के बाद, चूंकि 1970-78 का दौर था तो उस समय बहुत ज़्यादा टेक्नोलॉजी तो थी नहीं, और वो स्क्रैच आर्टिस्ट को बुलाती है, क्योंकि स्क्रैच आर्टिस्ट जो हैं वो बहुत पहले से ही पुलिस या फिर और मामले में काम करते हैं, क्योंकि आर्ट एक कला है और वो सबको पसंद आती है। तो बुलाती है और जो 4-5 लोग होते हैं जो बच चुके होते हैं उनको अलग अलग कमरे में बैठा दिया जाता है और सभी स्क्रैच आर्टिस्टों से कहा जाता है कि ये जैसा हुलिया बता रहे हैं उस हुलिये के हिसाब से एक स्क्रैच बनाओ। उसके बाद अब स्क्रैच आर्टिस्ट स्क्रैच बनाना शुरू करते हैं। जब स्क्रैच बनने लगता है तो बड़ा ही चौंकाने वाला मामला सामने आता है। जब 4-5 लोगों के स्क्रैच को मिलाया जाता है तो देखा जाता है कि एक नौजवान लड़के से मैच करता हुआ स्क्रैच बन जाता है। अब नौजवान लड़के से मैच करता हुआ स्क्रैच बनता है और चूंकि 40-50 लोग मरे भी होते हैं और कंबल भी ओढ़े होता है और कनपट्टी पे भी चोट लगा होता है। जब पुलिस इस पूरे मामले को एक अलग तरीके से अब देखने लगती है कि जो कोई भी मार रहा है वो कोई यंग लड़का ही है, क्योंकि हुलिया बताना और चूंकि उन सबों को वो दौड़ाए, तो कोई अगर उम्र दराज आदमी अगर किसी को दौड़ाएगा तो जाहिर सी बात है उतनी तेजी से नहीं दौड़ा पाएगा जितने तेजी से एक यंग आदमी दौड़ाएगा। ये सब देख के पुलिस समझ चुकी होती है कि मामले में कोई ना कोई यंग लड़का इन्वॉल्व जरूर है। अब पुलिस हर तरफ चारों तरफ खबर कर देती है और धीरे धीरे जब लाशों की संख्या 40 हो जाती है तो ये मामला केंद्र सरकार के भी पास चला जाता है। कौन ऐसा व्यक्ति है जो किसी को मारता है तो उसकी गर्दन तोड़ देता है और उसके गर्दन के नीचे यानी यहाँ पर कनपट्टी पर एक गोल सा निशान होता है। तो इसलिए इस कातिल का नाम पुलिस ने तभी रख दिया था कंबल वाला और कनपट्टी मार। अब धीरे धीरे इन लाशों का सिलसिला बढ़ते जाता है और अब मरने वालों की संख्या 45 के करीब पहुंच जाती है, क्योंकि ठंडक का समय आ जाता है। शहरों में तो लोग जैकेट वगैरह पहन लेते हैं, लेकिन गांव में आज भी कंबल का प्रचलन है। अब ये बात जब गांव में आती है तो गांव के लोग काफी डर जाते हैं। समझ लीजिए कि इतना ज्यादा भय हो गया था कि कंबल में किसी व्यक्ति को देख के लोग भागने लगते थे, कहीं ऐसा ना हो कि यही वो आदमी हो और मुझे मार दे। इतना ज्यादा मतलब इस मामले को लेके इतना ज्यादा लोगों के अंदर भय पैदा हो गया था। अब आप सोच सकते हैं 1978 का दौर, टेक्नोलॉजी है नहीं, जो कुछ लोग सुनते थे तो कुछ लोग उसको और अपने तरीके से बढ़ा के बताते थे। ऐसा बता देते थे कि सामने वाला डर जाता था, रात के समय तो वो निकलता ही नहीं था। जहां लोग जाए आए 4-5 लोगों की झुंड लेके जाते थे कि कहीं ऐसा ना हो वो आदमी मिल जाए और मुझे ही मार दे। अब ये मामला जब काफी सीरियस हुआ तो केंद्र सरकार ने भी राज्य सरकार से बात किया, जयपुर प्रशासन से बात किया और इस मामले को किसी तरीके से हल करने का निर्देश दिया और जल्द से जल्द उस आदमी को पकड़ने का भी निर्देश दिया। अब पुलिस पूरी एकदम जी जान लगा देती है इसी व्यक्ति को पकड़ने के पीछे। अब धीरे धीरे मामला चलता रहता है, लाशों की संख्या 50 से बढ़कर 60 के आसपास है। अब पुलिस इस केस को सुलझाने में पूरी अपनी जी जान को झोंक देती है। तो दोस्तों, आज की कहानी हम यही समाप्त करते हैं और पार्ट 2 में हम बताएंगे कि कैसे पुलिस ने उसे पकड़ा और कौन था वो व्यक्ति
जिसने एक के बाद एक 70 लोगों को मौत के घाट उतार दिया मात्र चीखें सुनने के लिए। तो जुर्म की वर्चस्व में आज की कहानी को हम यहीं समाप्त करते हैं। उम्मीद करते हैं कि हमारी कहानी आपको बहुत पसंद आई होगी, और पसंद आई तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और एक लाइक जरूर कीजिए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।